नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो, अभी तक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं सभी एग्ज़ामों में, इस सभी क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप इसको 2 से 3 वीडियो में मैं कवर करूँगा। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जो है कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। तो चलिए, आइए समय ना बर्बाद करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और आपका सभी क्वेश्चन जो है कम से कम 99% हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट का कवर हो जाएगा अगर आप इसे देखते हैं तो। ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस के लिए, प्री के लिए ये बहुत लाभदायक है। आप इसको मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए, हमारा जो है पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पर्यावरण। तो निम्नलिखित संकल्पना सही है। जैसे कोई क्वेश्चन आया होगा स्टेटमेंट वाले, तो निम्नलिखित संकल्पना सही है। पहला स्टेटमेंट जो है, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। दूसरा है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। तीसरा है, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट सही होगा, किसी भी एग्ज़ाम में आया होगा तो। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पहला, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रभाव। तीसरा, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन ए है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कथन आर कहता है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे यूपीएससी में आया हो, चाहे किसी स्टेट यूपी पीसीएस में आया हुआ हो, तो स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न कथन सत्य है। पहला, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। दूसरा, जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। तीसरा, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? ए फंटिंग। ठीक है दोस्तों, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग का। नेक्स्ट, मिट्टियाँ, बस्तियाँ, खनिज तथा भूमि में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो बस्तियाँ नहीं है। नेक्स्ट, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो नवनियतिवादी अवधारणा से। नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम। नेक्स्ट, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रीटर। पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का।
नेक्स्ट, आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो प्राप्तकर्ता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो प्रौद्योगिकी मानव। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रिसिपिटेशन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दें, कुछ इम्पोर्टेंट बॉक्स में है। बॉक्स में जो भी दोस्तों लाइंस होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना गैप, गंगा कार्य योजना जिसको हम गैप कहते हैं, 1985 में शुरू किया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो दोस्तों इसमें जितने भी 6 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित है? तो ब्रुकलिन, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ब्रुकलिन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व नाइट्रक ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फॉरमैन, 1985, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। जोसेफ फॉरमैन। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 1974 तक। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन, अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइड का प्रमुख कारण है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। नेक्स्ट, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रटलैंड, 1987। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, 2002।
स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई थी? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, जो कि 2002 में हुआ था। धारणी विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्रमशः सौर, पवन एवं जल विद्युत। भारत में गैर परंपरागत कुछ शब्द ऐसे हैं मित्रों जो बोलने में किसी को कोई गड़बड़। चलिए ये देखते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987। अधोलिखित सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है: पहला, जैविक विविधता का संरक्षण; दूसरा, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण; तीसरा, निर्धनता को घटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, धारणीय विकास गरीबी कम करना, वातानुकूल तथा कागज के थैले का प्रयोग में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है दोस्तों, पूछा है। धारणीय विकास गरीबी कम करना, वातानुकूल तथा कागज के थैले का प्रयोग में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना जो है ये पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों UPSC में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट जो चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कहते हैं। वो पहला चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए थे वो कवर हो गए। नेक्स्ट तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी तथा नागफनी में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? तो जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं लाइकेन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ तथा जलकुंभी में से किसकी वृद्धि में नष्ट हुई? तो जलकुंभी। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। प्रकाश, वर्षा, मृदा तथा मृदा जल में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। घास स्थलीय परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है उल्टा। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सदैव सीधा। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन पर्पस से ही वीडियो है। जितने क्वेश्चन आए हैं बहुत क्वेश्चन है, अगर मैं आराम से अगर बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप जो है 1 से 2 बार से 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको दिमाग में बातें चली जाएंगी। ठीक है।
खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितने प्रतिशत ह्रास होता है? तो 90% दोस्तों ह्रास हो जाता है। ठीक है, आप इसको चैप्टर से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर होगा। तो 10% जो है पोषण मिलता है। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की किसने परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आतपोदभिद। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदाहरित वन। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वह वन कैसा होता है? सदाहरित वन, जिसको सदाबहार वन भी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। किसे पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो अर्नस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक का संज्ञा प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नस्ट हैकेल को प्रदान की गई। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का। वातावरण और जीव समुदाय का। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई भारत में पर मिलते हैं? अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं भारत में? 3600 से 4000 मीटर। स्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है भारत में? 4000 मीटर। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.93%। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.93%, जो कि मित्रों वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में गैस आर्गन गैस ही पाई जाती है, जिसका प्रतिशत है 0.93। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण, सूर्य की विकिरण। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण। आहार जाल, जिसको फूड वेब्स कहा जाता है, की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि, जिसको होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहां वन मिलते हैं घास वन। उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहां वन मिलते हैं घास वन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हैलोफाइट। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हैलोफाइट। मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा।
वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमस। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमस, ह्यूमिडिटी इसको कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं जिसको हम ओ संस्तर कहते हैं, जीरो संस्तर। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो डोलामाइट एवं चूना पत्थर। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास, देखिए घास जिसको हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है और शेर को जू खाता है। तो दोस्तों ये खाद्य श्रृंखला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। परितंत्र में होती है ऊर्जा व खनिज दोनों को हानि। ऊर्जा व खनिज दोनों को हानि। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडेमान। अभी ऊपर हमने जिक्र किया था 90% वेस्ट हो जाता है और 10% जो है न्यूट्रिशन ही हर किसी को मिलता है, हर जीव जंतु को। नेक्स्ट, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, अधिक लंबी। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, बायोटिक और एबायोटिक। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने का निम्न प्रभाव होता है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन मतलब पानी या हवा से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चले जाना। दूसरा बाढ़ आना। तीसरा सूखा पड़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने का निम्न प्रभाव होता है मृदा अपरदन होता है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना। नेक्स्ट, गेहूं का खेत, आम का बाग, एक्वेरियम तथा घास स्थल में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो घास का स्थल प्राकृतिक। जीवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1 से 2%। 1 से 2%। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। एक परितंत्र में शैवाल, जिसको हरिकाई कहते हैं, हरिकाई होता है शैवाल का स्थान होता है उत्पादक का। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है उत्पादक का। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? डाइटम, स्वपोषी। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? डाइटम जो कि स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। क्रस्टेशियाई जो कि शाकाहारी होता है। हेरिंग मांसाहारी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो इसको सीरियल में लगाने के लिए दिया हुआ है। तो एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा।
परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता। परितंत्र में मानव है सर्वाहारी। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। कौन सी श्रेणी? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल। जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो 22 से 30 किलोमीटर। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टैंसले। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। परपोषी मतलब जो दूसरे पे आश्रित हो, मतलब जो है दूसरा भोजन बनाए, ये अपने आप अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है मित्रों, तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर, जिसको स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? अपघटक को। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक हैं, जिसमें जीवाणु और कवक दोनों आएंगे, अपघटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में आजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में किसमें गुजरता है? तो खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। ठीक है मित्रों, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया? क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोज्म। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं एक्वेरियम। अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम परितंत्र। अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? पारिस्थितिकी संकट। वन परितंत्र, फसल परितंत्र, घास स्थल परितंत्र तथा अलवणीय जल परितंत्र में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फसल परितंत्र, जो कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं अपघटक। अपघटक मित्रों उसको कहते हैं जो बचा कुचा जो है, सड़ा गला जो चीज़ें जो है, जिसको जीवाणु और कवक ये सब खाते हैं, इनको इसी वजह से अपघटक कहा जाता है। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी है जैव संरचना। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी है जैव संरचना। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? जीवीय तथा अजीवीय।
प्रकृति प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को कहते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। मित पोषणी ओलिगोट्रॉपिक झील का उदाहरण है राजस्थान की सांबर झील, जो कि दोस्तों बहुत लवणीय माना जाता है राजस्थान का सांबर झील। तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश की दशाएं एवं जल की प्राप्यता में से कौन जलवायु कारक पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो पवन। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? मरुद्भिद। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं, जो एक टिकाऊ जैव समूह भी कहलाता है। इकोटोन कहते हैं। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन, जिसको सस्टेन्ड लाइफ कहते हैं, की विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्रों की बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है? तो श्वसन। क्या है क्वेश्चन? बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? तो श्वसन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों बॉक्स है, आइए इसको देखते हैं। देखिए कितने बार एग्ज़ाम आया हुआ है, तो बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको और ज़्यादा ध्यान से देखिए। मुख्य पोषक तत्व एवं पौधे में कार्य, तो एक तरफ तत्व है, एक तरफ उनका मुख्य कार्य है। तो एन जो है वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादक है। ये क्या है दोस्तों? ये मुख्य पोषक तत्व है एवं पौधों में कार्य है। तो एन नाइट्रोजन है, ठीक है, पी से फास्फोरस है। इस तरीके से जो है ये साइंटिफिक नेम है। तो एन क्या करता है? वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन पौधों में, ठीक है। नाइट्रोजन जो है पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन करता है। पी से फास्फोरस जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। के जो है उच्च गुणवत्ता, पानी का उचित अवशोषण। एस सल्फर है, प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होता है। देखिए इसमें आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों में आया हुआ है। सी कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है पौधों में? कोशिका संरचना एवं विभाजन करता है। Mg मैग्नीशियम, ऊर्जा स्थानांतरण है, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या है? तो मैग्नीशियम है। बीओ कोशाभित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि। Cu जिसको कॉपर कहते हैं, एंजाइम सक्रियता एवं क्लोरोफिल उत्पादन। Fe क्या होता है? लोहा, लोहा का पौधों में क्या होता है? श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन। लोहा क्या करता है? श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन। Mn मैग्नीशियम एंजाइम सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण। Mo दलहनों में एन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रिक फिक्सेशन करता है दलहनों में Mo। Zn जिंक, ठीक है, जिंक करता है प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता। CO कार्बन मोनोऑक्साइड शायद कहते हैं CO को, देख लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। तो CO क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विटामिन B12 के निर्माण। Na क्या करता है? सूखा प्रतिरोध में वृद्धि और स्टोमेटा के खोलने में सहायक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 4 कड़ियाँ होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है सौरिक विकिरण। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइट शब्द प्रयोग किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं न्यूनतम अंश। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं न्यूनतम अंश। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है, तीनों स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गुण परिवर्तन, ठीक है, गुण परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, की प्रक्रिया उद्भवन इवोल्यूशन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। दूसरा, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। तीसरा, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं? होलार्ड। किस स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है? हाइग्रोमीटर। बालकोद्भिद साइक्रोमीटर किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो बजरी तथा रेत में उगने वाले पौधे होते हैं। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या क्या सत्य कथन है? देखिए तीनों कथन है, सही है। ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है। दूसरा, जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं। तीसरा, जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं कार्सोफाइट्स। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं कार्सोफाइट्स। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ऊर्जा पिरामिड, ठीक है मतलब ध्यान रखिएगा, ऊर्जा पिरामिड। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है? तो 90%। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो 10% ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शुरू में 2-3 चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट कितना। कल का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 अक्टूबर को यूपीएससी का आईएएस का जो पेपर हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से भी ज़्यादा इन्वायरमेंट पूछा है क्वेश्चन। तो हर एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इस समय, क्योंकि ये ग्लोबल मामला है। सभी देशों का इन्वायरमेंट पे पूरा नज़र बना हुआ है कि इसको कैसे कम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। तरह तरह का सम्मेलन होता है, कॉप बैठक होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो डेट्रिटस कहते हैं। एक सीमा तक प्रकृति के अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है होमियोस्टैटिस। क्या कहते हैं? होमियोस्टैटिस।
किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण द्वारा, विनाइट्रीकरण द्वारा गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की उत्पादकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन चक्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया है एग्जाम में। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम रूप में। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों, अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनाता है? तो अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। इकोक्लाइन क्या है? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को, ठीक है मित्रों, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोलाइन कहते हैं, जिसको ट्रांजिशनल जोन कहा जाता है। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? तो 320 ग्राम है शुष्क भार में प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, 320 ग्राम। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होती जाती है, ठीक है मित्रों। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है प्राथमिक उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है, जिसे अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं, इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। मरुस्थल, पर्वत, महासागर तथा वन में से कौन सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो महासागर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। मरुस्थल, पर्वत, महासागर तथा वन में से कौन सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? तो महासागर। 20 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1985 में हर वर्ष भारत सरकार किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है? तो अक्टूबर में विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ग्रिनेल्स ने। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रिनेल्स ने। किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। किसी वृद्धि के लिए लवण, किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ सॉल्ट मार्शेस आदर्श स्थल है? तो लवण मृदोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है कहाँ? बंगाल खाड़ी, सुंदरवन में। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंबन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण।
कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। भूगोल एवं मानव परिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था हॉर्लोन बैरोज ने। आइए आगे चलते हैं। किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता? तो स्थानिक। थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? ठीक है। किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो स्थानिक को, स्पेटियल। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? आगरा को। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। 2 स्टेटमेंट है, ये सही है, इसको देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का स्त्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को कहते हैं एलिलोपैथी। 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता। घटपर्णी का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता का। और देखिए कथन ए क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सूचकांक है। कारण है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों का स्पष्टीकरण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समस्थिति दशा, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख है ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडार से मुक्त ऊर्जा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख क्या है? ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्रों के उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है? किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिकता उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? तो 155.2 इंटू 10⁻9 टन प्रतिवर्ष। महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितना है? 773 तथा 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो फास्फोरस चक्र। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप।
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों गाय, मोर, बाघ तथा हरे पौधे में से कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे उत्पादक घटक है। जीव भार का पिरामिड वन, तालाब, घास स्थल तथा शुष्क स्थल में से किन पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है पिरामिड। तो तालाब का जो है पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा होता है। तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को, जो सब कुछ खाता है। मानव क्या है? सर्वाहारी। खेत, वन, घास का मैदान तथा तालाब में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है? खेत। आइए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है? तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, इसको डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्निज नेस ने। अर्निज नेस ने। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में विषाणु, कवक तथा जीवाणु में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो आपको बताया है कि फंगी, जिसको कवक, और जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, ये अपघटक जीव है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? पहला, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिकोक्लाइन तथा थर्मोक्लाइन में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शित करता है? तो पिक्नोक्लाइन। चलिए ये नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थोड़ा हम पानी पी लें 1 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है सामुदायिक अंतःक्रिया, जिसको कम्युनिटी इंटरेक्शन कहते हैं। तो WWF द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले पृथ्वी काल अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या सत्य है। 2 स्टेटमेंट है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। दूसरा है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। कौन सा? WWF द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले पृथ्वी काल, इसी को पृथ्वी काल कहा गया है। WWF जो है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आती है। पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है वह है फास्फोरस चक्र। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है तो कार्बन चक्र, जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भूरासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। निम्नलिखित कथन सही है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन सा है?
तो CHONSP ये साइंटिफिक नेम है, इसको देख लीजिएगा कि 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं, तो MnB, जिंक, कॉपर, MoCl, क्लोरीन इसको कहा जाता है। तो ये क्या है? अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, जिसे समझाया जा सकता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा इसको समझाया जा सकता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था हुल्ट द्वारा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में होने वाले क्रियाओं का सही क्रम क्या है? न्यूडेशन, प्रवास, आस्थापन, प्रक्रिया तथा स्थिरता। न्यूडेशन, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया तथा स्थिरता। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में अधोलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। पहला अभिगमन, दूसरा स्थापन, तीसरा एकत्रीकरण, जिसको इंग्लिश में माइग्रेशन, एसिस, कलेक्शन कहेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। कार्बन चक्र में जीवाणु की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला, रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तीसरा, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। अनुक्रमण सक्सेशन में कौन सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चरम क्लाइमैक्स समुदाय क्रम की, इसको सेरल कहते हैं। समुदाय तथा नवीन पायोनियर समुदाय में से सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। तो नवीन, जिसको पायोनियर समुदाय, इसमें सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है पायोनियर में। जब एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? तो घास प्रकट होता है। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति। क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है, जो हो सकते हैं विभिन्न प्रजाति के जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु माइक्रोक्लाइमेट व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं की स्टोन प्रजाति। कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु क्या करते हैं? खनिज व जल के अवशोषण में सहायक करते हैं। क्या करते हैं? खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। सहभोजिता, परजीविता, सहोपकारिता तथा एमेनसेलिज्म में से लाइकेन्स क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो सहोपकारिता, लाइकेन जो है सहोपकारिता अभिव्यक्त करते हैं। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है एक सहजीवी के रूप में। क्लेबेसिएला है एक नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में पाए जाते हैं। पहला, साइकस के प्रवालाभ जड़ों में। दूसरा, एंथोसिरोस के थैलेस में और एजोला में। तीसरा, धान के खेतों में।
धान के खेतों में दोस्तों ध्यान रखिएगा, एजोला उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और नील हरी शैवाल का। पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में से जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वह भौतिक वातावरण में निम्नलिखित द्वारा मुक्त होते हैं। तो पहला कोशिकीय अपघटन के द्वारा, दूसरा श्वसन के द्वारा, तीसरा ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन द्वारा। निम्न कथन सत्य है, शाकाहारी सर्वथा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? सर्वथा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। वह सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, या नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। क्या है? वह सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर किसके द्वारा अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है? तो डाइटेम्स के द्वारा और डाइनोफ्लेजिलेट्स के द्वारा। डाइटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स के द्वारा। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को निम्न रूप से प्रदर्शित करती है। पहला पोषण चक्र में, दूसरा खनिज चक्रण में, तीसरा पोषण तल में, न्यूट्रिशन पूल में। किसमें? पोषण चक्र में, खनिज चक्रण में, पोषण तल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमको वीडियो डालने की तो आदत नहीं है, फिलहाल जो है मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से काफ़ी गैप हो रहा था, इसलिए उन्होंने हमको कहा तो हम वीडियो डाल रहे हैं। तो अगर कुछ दिक्कत समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। अगले 2-4 दिन के लिए हम ही को डालना है वीडियो। अगर कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट बताइएगा, उसको हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। मानव से ही दोस्तों गलती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं टिक नहीं लगा पा रहा हूँ मित्रों, ठीक है। मैं पेन का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि स्क्रीन हिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम रोज़ वाले तो है नहीं, इस वजह से आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन, आप सीरियल वाइज हम बोल रहे हैं, आप बस ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण निम्नलिखित के द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण निम्नलिखित के द्वारा होता है। पहला जांच और संतुलन द्वारा, दूसरा शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, तीसरा ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। क्लास्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है अवायवीय, एनारोबिकली। लाइकेंस तथा आर्किड्स, लताएं तथा कंठ लताएं व पादप प्लवक में से कौन एक अधिपादप का अच्छा उदाहरण है? तो लाइकेंस व आर्किड्स। लाइकेंस और आर्किड्स मित्रों, अगर आप इसको देखते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे बाहर जाएगा। थोड़ा सा बोरियत है इन्वायरमेंट, लेकिन आप 1 से 2 बार से 2 से 3 बार देखेंगे तो अब 80 से 90% चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में चली जाएंगी। हम लोग भी पढ़ते हैं इन्वायरमेंट को, तो यूपीएससी के लिए काफ़ी जो चीज़ें डिटेल में पढ़ने लगती हैं, लेकिन इसका कलेक्शन बहुत अच्छा है। इसको मैं देख रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हैं ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो अब मजबूरी है इसको पढ़ना, क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में तथा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है।
एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं विरोध। सहजीवन विरोध क्रिया, धनात्मक पारस्परिक क्रिया तथा ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में से कौन सी क्रिया स्पर्धा कंपटीशन है? तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध निम्नलिखित के लिए आवश्यक होते हैं: प्राकृतिक आपदा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, तीसरा ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग होता है 90%। कितना? 90%। अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे उग्र स्पर्धा किस समुदाय में उत्पन्न होता है? तो क्रमकी समुदाय में, जिसको सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। स्पर्धा निम्नलिखित पर प्रभाव डालती है। स्पर्धा निम्नलिखित पर प्रभाव डालती है: पहला आबादी घनत्व पर, दूसरा उत्पादन क्षमता पर, तीसरा समुदाय विकास पर। परजीविता पैरासिटिज्म किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? तो ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का। पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों: शीतोष्ण घास स्थल, सवाना, शंकुधारी वन। चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर दिया हुआ है शायद। हाँ। तथा शीतोष्ण वन में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो शीतोष्ण वन में। जैव, ये पहले बॉक्स ही देख लेते हैं। देखिए बॉक्स, ये क्या है? पारिस्थितिकी उत्पादकता। ये पारिस्थितिकी तंत्र और औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता, ये ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के रूप में दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, 2200 है। शीतोष्ण सदाबहार वन 1300, उष्ण सवाना क्षेत्र 700, कृषि क्षेत्र 650, घास क्षेत्र 600, टुंड्रा क्षेत्र तथा अल्पाइन 140, खुले सागर 125, रेगिस्तानी क्षेत्र 90, समस्त सागरीय क्षेत्र 152 और ज्वरोन्मुख 1500। तो समस्त पृथ्वी का औसत क्या है? 333। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो, तो आगे देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल और जटिल मार्गों से कार्यशील होता है तथा इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किन प्रवस्थाओं से होकर संपन्न होती है? पहला वायुमंडलीय, दूसरा जैविकीय तथा तीसरा अवसादीय। चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण है होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि। होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादक कम, सकल जैव पदार्थ अधिक तथा पोषक तत्वों के पुनर्जन्म में वृद्धि पाई जाती है? तो प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में। किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? तो प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में। प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में। सवाना घास मैदान, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, ज्वारीय एस्चुरी तथा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? तो ज्वारीय एस्चुरी सर्वाधिक उत्पादक होते हैं। क्या? ज्वारीय एस्चुरी। अपघटक डिकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो पोषण स्तर 4 के जीव हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो पोषण स्तर 4 के।
समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो शियर कहलाता है। पारस्की तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। किस चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधोलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पोषकों को सतह पर लाकर निम्नलिखित क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। कौन कौन सा? श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। अब आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसको कहते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है अवसाद चक्र। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो समताप मंडल में। भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा इसको। भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सिलिकॉन दूसरे नंबर पर मिलता है ऑक्सीजन के बाद। जीवमंडल के आवरण की परत समानतः कितनी मोटी होती है? तो 20 से 30 किलोमीटर। लास्ट सिटी है अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसे स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो लास्ट सिटी क्या है? अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा। निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला, जलोढ़ मैदान, डेल्टा, एस्कर तथा जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। दूसरा, पर्वत, पठार, भ्रंश तथा भ्रंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तीसरा, महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अधोलिखित आकारानुक्रम सत्य है। दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर तथा बायोस्फीयर। कौन कौन सा? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एवं बायोस्फीयर। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? पाइराइट। जीवमंडल में जैविक भट्टी, बायोलॉजिकल फर्नेस की उपमा किसे प्रदान किया गया है? मृदा के पतले आवरण को। जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? तो मृदा संघटक। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रारेड कहा जाता है। सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। दृश्य प्रकाश, जिसको विजिबल लाइट रेज कहा जाता है, कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें। कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? तो 14% वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है सूर्य की किरणें। जीवमंडल के घटक किस चक्र के माध्यम से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा, जियो बायोलॉजिकल साइकिल द्वारा।
पारस्की तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो 0.03%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से 5.0% तक। ठीक है, जलवाष्प कितना होता है? 0 से 5% तक। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में। वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनाते हैं? तो नमक के कण। वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनाते हैं? तो नमक के कण। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूलि के समय आकाश की लालिमा का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब भी कलर की बात दोस्तों होगी, चाहे आकाश का नीला, पीला, हरा कुछ भी हो, है, चाहे आकाश का लाल, कोई भी कलर की बात की जाएगी तो आप प्रकीर्णन अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, आपका सही होगा 100%। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूलि के समय आकाश की लालिमा क्या कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1000 मीटर ऊंचाई। समांतर वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में, जिसमें आपका हवाई जहाज भी उड़ती है, चलती है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहते हैं। वायुमंडल के किस मंडल में तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है? तो मध्य मंडल में। तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य मंडल में पाया जाता है। मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो न्यूसीफियर। वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण आयन तैरते रहते हैं, जहां से रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है, किस मंडल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। दृश्य प्रकाश किरण दृश्य प्रकाश किरण विजिबल लाइट रेज सूर्य से विकिरित कुल ऊर्जा का कितना % होता है? तो 41%, 41%। अवरत किरणों इंफ्रारेड रेज की तरंग लंबाई होती है 0.7 से 300 माइक्रोन के बीच। ठीक है दोस्तों, अवरत किरणों की तरंग लंबाई कितनी होती है? 0.7 से 300 माइक्रोन के बीच। सबसे लंबी तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी तरंगे रेडियो तरंगे। वायुमंडल तथा स्थलमंडल का ऊष्मा बजट है क्रमशः 48% वायुमंडल का और स्थलमंडल का 51% ऊष्मा बजट। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण है तापीय प्रतिलोमन। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण क्या है? तापीय प्रतिलोमन। ये नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के पास शरद ऋतु नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पे आप जान रहे हैं कि सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इस वजह से वहाँ शरद ऋतु नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण क्या है? वायुदाब प्रवणता। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्युमिनियम में से वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना % भाग पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है? 23%, 23%। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्युमिनियम में से पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा 35.5%, जबकि भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहा जाता है में ऑक्सीजन 46.46.8%। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्युमिनियम में से पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो लोहा। तत्व के मामले में लोहा 35.5%, जबकि भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.8%। धरातल का कितना % भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है?
तो 3/4 जो भाग है वो अवसादी चट्टानों से आच्छादित। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील। वान झील कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, 330% जो है इसमें लवणता पाई जाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वान झील में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। स्थानीय पवनें हैं और क्षेत्र कहाँ कहाँ ये चलती हैं। फॉन जो है आल्पस पर्वत पे चलता है, सामून कुर्दिस्तान में, सेटाइना कैलिफोर्निया यूएसए में, जोंडा अर्जेंटीना में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फॉन आल्पस, सामून कुर्दिस्तान, सेटाइना कैलिफोर्निया, जोंडा अर्जेंटीना। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पच्छाद स्तरीय मेघों के हिम रोव में। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। क्यों? बादल पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजक का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। रेडियो लेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है? सिलिका प्रधान। मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं वृष्टि छाया का। मरुस्थल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वृष्टि छाया, जहाँ बारिश कम होती है, जिसको पश्चिम क्षेत्र कहते हैं। पहाड़ों के पश्चिम क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्ती, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्ती व दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती। अब नेक्स्ट है, ये एक लेसन और देख लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट बाकी के अगले वीडियो में एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक जितने एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आप देखे होंगे, कोई भी कंपटीशन हो, ये क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं जाएगा। इसमें बहुत अच्छा संकलन किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री की मैं बात कर रहा हूँ, या वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, मेंस में आपको रिटर्न करना होता है तो इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। जैसे पिरामिड और आप ये सब देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। चलिए, आगे मौका मिलेगा तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। विश्व के प्रमुख जीवोम। विश्व के प्रमुख जीवोम, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ये पौधा लद्दाख में पाया जाता है। सवाना, टैगा, टुंड्रा तथा चैपरल में से कौन लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है? तो टुंड्रा। टुंड्रा जो कि आप अगर समझते होंगे तो टुंड्रा सबसे अक्षांश को कहते हैं, एक तरह से अक्षांश में सबसे ऊपर टुंड्रा, तो उसके नीचे टैगा। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण।
ठीक है। तो मित्रों सब थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो सवाना, टैगा, टुंड्रा, चैपरल में से कौन लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है? तो टुंड्रा। निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला, टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। एशिया में साइबेरियन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, जो रूस का साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ टैगा जीवोम है। दूसरा, टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। तीसरा, टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा बर्फ से वो होता है, ढका होता है, तो वहाँ शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ सर्वाधिक विद्यमान है। सुमिलित कीजिए, बायोम है और वनस्पति है। देख लीजिए, वन कोणधारी है, वनस्पति है। सवाना उष्णकटिबंधीय जंगल है। मरुस्थलीय झाड़ियाँ तथा घासें। टुंड्रा अल्पाइन में होते हैं। तो वन कहाँ होते हैं? कोणधारी, वन कोणधारी वनस्पति। सवाना कहाँ? उष्णकटिबंधीय जंगल। मरुस्थलीय जगह पर कौन से होते हैं? बहुत झाड़ियाँ होती हैं, घासें होती हैं। टुंड्रा अल्पाइन क्षेत्र, वनस्पति होती है। जलवायु के आधार पर विश्व बायोम को तीन कौन कौन से भागों में विभक्त किया जाता है? तो टुंड्रा, शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय बायोम, मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो जलवायु के आधार पर विश्व बायोम को तीन कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? टुंड्रा के नीचे जो टैगा होता है तो दोनों को टुंड्रा ही माना जाता है। फिर शीतोष्ण, फिर भूमध्य सागर पर उष्णकटिबंधीय बायोम। पर्णपाती डेसिडियस वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में पर्णपाती पाए जाते हैं। नुकीली सक्वाकर पत्तियां वाले सदाबहारी वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं? तो कोणधारी वन बायोम में नुकीली पत्तियां पाई जाती हैं। अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम किस बायोम में प्राप्त होती हैं? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। लाइनेस नामक लता मुख्यतः पाई जाती है सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो सवाना घास। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख घास है? सवाना बायोम। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कैलिफोर्निया में। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उच्च वार्षिक तापांतर। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1890 कोलकाता में। इसको ध्यान रखिएगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? 1890 में कोलकाता। भारत को कितने बायो जियोग्राफिक जोन में विभक्त किया गया है? तो 10। भारत को कितनों बायो जियोग्राफिक जोन में विभक्त किया गया है? तो 10। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 कोलकाता। ये दोनों ध्यान रखिएगा, बॉटनिकल और जियोलॉजिकल दोनों कोलकाता में है। बॉटनिकल 1890 और जियोलॉजिकल 1916। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पाज। बहुत बार पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहता है? पम्पाज। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, गेहूं का। ये क्या है? सर्वाधिक वनाच्छादित 5 शीर्ष देश, जहाँ सबसे ज़्यादा वन है।
ये 2016 का आंकड़ा है, ठीक है। देखिए क्या है, देश है सूरीनाम, और क्या दिया है, सकल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत में वनाच्छादित क्षेत्र। सूरीनाम में सबसे ज़्यादा है, 98.3% वन है, गैबन 90%, सेशेल्स 88%, अमेरिकन समाओ 87.5, गुयाना 83.95। पूरा विश्व में जो है वन क्षेत्र कितना है, 30.37। स्रोत क्या है, FAO। निम्नलिखित सही सम्मेलन क्या है, सागौन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चिनार जम्मू कश्मीर में। चंदन कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक। सुंदरी कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल। सागौन मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर, चंदन कर्नाटक, सुंदरी पश्चिम बंगाल। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, फॉर्मेशंस। फॉर्मेशंस। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, विषुवतीय वन बायोम में। विषुवतीय वन बायोम में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है, भोपाल में, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश राजधानी। महोगनी, रोजवुड तथा अबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं, तो विषुवतीय वन बायोम के। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, मानसूनी बायोम। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, मानसूनी बायोम। भारत का सुंदर वन उदाहरण है ज्वारीय वन का। भारत का सुंदर वन किसका उदाहरण है, ज्वारीय वन का। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भर वाला बायोम है, तो टुंड्रा बायोम। क्यों, क्योंकि सबसे अक्षांश पर है ये, यहाँ बर्फ ढका रहता है, इसलिए सबसे कम यहाँ जैव विविधता है टुंड्रा में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड मिलाइए। सवाना कहाँ है, घास के मैदान है दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब घास के मैदान है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में है। पंपाज कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउंस कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया बॉलर बाउंस ज़्यादा मारते हैं, तो डाउंस ध्यान रखिएगा। घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ध्यान रखिएगा। पंपाज दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एक देश है, वहाँ है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, टुंड्रा बायोम का है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, तो टुंड्रा बायोम का। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो पिग्मी। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो पिग्मी। पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा होगा। सागर तरी पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो बेंथस। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, बेंथस। अब देखिए घास के मैदान दिया हुआ एक चार्ट के रूप में, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सवाना घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। प्रियरीज मैंने आपको बताया था, उत्तरी अमेरिका। प्रियरीज कहाँ, उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका में। डाउंस ऑस्ट्रेलिया जो कि बाउंस मारते हैं ज़्यादा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। स्टेपिज यूरेशिया। यूरेशिया किसको कहते हैं, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहलाता है। तो स्टेपिज जो है यूरोप और एशिया दोनों में है। कैंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है घास का मैदान। कैटरबरी न्यूजीलैंड में। फुस्टाज हंगरी में जो कि यूरोप में है। लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, जरूर पूछता है क्वेश्चन। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 25%। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई। लानोस तथा कैंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? लंबरजैक। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? लंबरजैक। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का कारण क्या है? पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। जैतून किस जलवायु की फसल है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन, उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? तो सवाना बायोम में। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उच्च वार्षिक तापांतर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? तो शीतोष्ण घास बायोम को। ध्यान रखिएगा, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? शीतोष्ण घास बायोम को। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जुपलैक्टन को। जूनिपर, महोगनी, सिल्वर, फर तथा स्प्रूस में से कौन सा हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी हिमालय वनस्पति नहीं है। भारत में निर्वनीकरण के अधोलिखित प्रभाव है? हिमालय के जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में संबंधित है? आयनवतीय ट्रॉपिकल मानसून वनों से। भारत में साल, शीशम, देवदार तथा सागौन वानस्पतिक प्रजातियों में से किसका बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो भारत में साल का अधिक विस्तार है। विषुवतीय वर्षा वनों इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सेल्वास नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक वनाच्छादित करने का था? तो 2012 ही तक दोस्तों जो था 33% भू क्षेत्र को वनाच्छादित करने का लक्ष्य था। भारत के वन प्रकारों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। भारत के वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, पतझड़ व सवाना। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, पतझड़ व सवाना। छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ और सवाना। कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पतझड़ वाले वन, जिसको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। अब भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्र देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में। कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रों की संख्या है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है तो जम्मू कश्मीर में 4 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि क्षेत्र की संख्या जो है इस समय 46 है भारत में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। कौन कौन से हैं? सोमो रीरी झील, उल्लर झील, कोकसार, सुरिनसर, मानेसर झील। ठीक है। पंजाब में 3 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कौन कौन सा? कांजली झील, रोपड़ झील, हरिके झील, जो कि सतलज नदी से बनाया गया है, कृत्रिम आर्द्रभूमि झील है। हरिके झील सतलज नदी से बनाया गया कृत्रिम आर्द्रभूमि झील है। हिमाचल प्रदेश में 3 है आर्द्रभूमि, ओगडेम झील, चंद्रताल, रेणुका आदि
भूमि सांबर जी हैं, सांबर तो राजस्थान में। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोगडेम झील, चंद्रताल और रेणुका। और रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है, तो रेणुका, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 2 हैं, सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में 2 है, भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील। असम में क्या है, दीपोर बिल। त्रिपुरा में 1 है, रुद्रसागर झील। मणिपुर में लोकटक झील। उत्तर प्रदेश में 1 है, अपर गंगा नदी, ब्रजघाट नरोरा। पश्चिम बंगाल में 1, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, जहाँ सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा। गुजरात में 1 है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, सबसे बाद में जोड़ा गया आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। केरल में 3 हैं, अष्टमुद्दी, सष्टम कोट्टा, वेम्बनाड। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सा, सष्टम कोट्टा वेम्बनाड। और सबसे छोटा मैंने आपको बताया था रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में, है ब्लैक फॉरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ, जर्मनी में। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। इसको पर्यावरणीय संकट कहा जाता है, यूकेलिप्टस के पौधे को। भारतीय राज्यों सिक्किम, गोवा, हरियाणा तथा केरल में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित राज्य संघ समूहों में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्र पर धारित है। लक्षद्वीप, क्या पूछा है इसमें, भारत के निम्नलिखित राज्य संघ समूहों में वन पूछा है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्रों में कहाँ है वन है, तो लक्षद्वीप में 90% से ज़्यादा है, मिजोरम में 85.41% है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.7% है, अरुणाचल प्रदेश में 79.6% और मेघालय में 76.33। तो इसको ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज एग्ज़ाम में मैच लगाने के लिए देता है, मैच द फॉलोइंग में। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश। और वन प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये मिजोरम। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से आपको करंट है, करंट का वीडियो मैडम ने डाला है, दृष्टि कोचिंग का जो है, करंट के आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, करंट पूरा कवर किया गया है। तो यूपी पीसीएस जितना हाई कोर्ट आरओ जितने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उस करंट को देख लीजिए, पूरा करंट जो है आर्द्रभूमि हो गया, तमाम डाटा करंट के हैं वो अपडेट है उसमें, तो जाकर उसको जल्दी से देख लीजिए, इससे आपका करंट की चीज़ें पूरी अपडेट हो जाएंगी। शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्राधिकारी राज्य है, ये 2017 के हिसाब से है, लेकिन करंट में 2019 वाली बात है, लेकिन ज़्यादा बदलती नहीं है। आप ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश, अभी मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये देखिए 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, मतलब ये लेटेस्ट ही डाटा है, बुक नहीं है हमारे ख्याल से, तो लेटेस्ट ही डाटा है ये, ठीक है। तो आपको इसी सीक्वेंस ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्रफल कितना, 10.87%, ध्यान रखिएगा। 5 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में, बिहार में, तो सबसे कम हरियाणा में। परसेंटेज क्षेत्र के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण वाले राज्य, और परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो लक्षद्वीप, मिजोरम,
देखिए दोस्तों, ये जो है ना, आप करंट का देख लीजिएगा, क्योंकि मिजोरम नंबर 1 पर है परसेंटेज के मामले में। हमारे ख्याल से मिजोरम है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कंफर्म करके। अभी हमको जहाँ तक ध्यान है मिजोरम है। ठीक है, तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, आप इसको देख लीजिएगा। करंट में करंट का वीडियो डला हुआ है, आप जाके देखेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से विस्तार से दिया हुआ है, एकदम अपडेटेड। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। निम्नलिखित कथन सही है। राष्ट्रीय वन जीव कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 भाग को वनों से ढकना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.67 क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 13.93% अधिसघन है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.67 वन क्षेत्र है और कुल वन क्षेत्र में लगभग 13.93% अतिसघन है। निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, अरे यार, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। कोई शब्द दोस्तों जो है ना, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, देख लीजिएगा। कुंजवन कहाँ वितरित है? उत्तरी अमेरिका में। क्राउन साइनेंस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पति विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? उष्ण सदाबहार कटिबंधीय। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो शंकुधारी वन की। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। इसको ध्यान रखिएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। कई बार पूछा एग्जाम में। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है, वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। अब ये देखिए चार्ट है, आप इसको देख लीजिए छोटा करके। ये भारत 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। ये देखिए 2019 का दिया हुआ है, 2017 और 2019 को कंपेयर करके दिया है। ठीक है, इसको आप जो है पॉज करके, इसमें इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है ये ध्यान रखिए। टिक लगा कर मैं बता देता हूँ। ये कुल वनावरण, ठीक है, कुल वनावरण में ध्यान रखिएगा 7,08,273, 7,08,273। ठीक है, और कितने परसेंट भूभाग पे वन है? तो 21.54%। ठीक है, पहले था 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से। अब जो है 21 पॉइंट क्या है 67। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे 21.67 और 7,12,249 इनका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। 21.67, इसको ध्यान रखिएगा, यही पूछेगा। और जो है इसको ध्यान रखिएगा 21.67। झाड़ियाँ आप देख लीजिए, वैसे झाड़ियाँ पूछता नहीं है। हरियाणा, ये सब आपको हमने बता दिया कि न्यूनतम परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वनावरण हरियाणा में है सबसे ज़्यादा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक 5 विच्छावरण वाले क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और परसेंटेज क्षेत्र के आधार पर 5 वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये लक्षद्वीप देखिए केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों में अगर पूछेगा तो मिजोरम है। ठीक है,
कहने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशतता, वन की प्रतिशतता के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो अगर राज्यों के मामले में पूछा जाएगा तो मिजोरम नंबर 1 पे है। अगर केंद्र शासित और राज्यों को दोनों को मिला के पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्राधारी राज्य 2017 महाराष्ट्र। ये वृक्षावरण है, ध्यान रखिएगा, वो वन है और ये वृक्षावरण है। ठीक है, तो वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ है? महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान ये रखना है। 2.89% यहाँ नीचे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछता है, रुकिए पॉइंट लगा दे, हम पेन से आपको बता देते हैं। एक ये 2.67%। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि कितने वन है परसेंटेज में। भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन है? तो 21.67। और नीचे आपको ध्यान रखना है ये वन 2.89, ये यहाँ पे, यहाँ 2.89% इसमें आपको वन ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए। भारत में अति सघन वनों का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन तथा चिल्का झील में से कहाँ समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन तथा चिल्का झील में से कहाँ समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। टैगा वन किस क्षेत्र की विशेषता है? समशीतोष्णीय क्षेत्र की। अब घास का मैदान महाद्वीप देख लीजिए। लानूज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी यूरेशिया में, जो मैंने बताया है आपको। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। वेल्ड अफ्रीका। कथन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर के ए का सही स्पष्टीकरण। ये क्वेश्चन आया तो यूपीएससी में। अधोलिखित सुमेलित है। मानसूनी वन सागौन तथा साखू है। विश्वत रेखीय वन कौन से हैं? महोगनी एवं रोजवुड। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मानसूनी वन जो है कौन कौन सा है पौधा पेड़ है? सागौन तथा पाखू मानसूनी वन में होता है। विश्वत रेखीय वन में कौन सा होता है पेड़? महोगनी तथा रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में कौन सा होता है? आलू बुखारा और जैतून। कोड़धारी वन में कौन कौन से पौधे होते हैं? चीड़ एवं फर। ध्यान रखिएगा, पूछता है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किस वन की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किस वन की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ध्यान रखिएगा। भारत के विजयवाड़ा, शिलोंग, चंडीगढ़ तथा वालपराई नगरों में से कौन वृक्षारोपण में विशेषतम रखता है? तो वालपराई तमिलनाडु। देख लीजिए एक बार। भारत के विजयवाड़ा, शिलोंग, चंडीगढ़ तथा वालपराई नगरों में से कौन वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो वालपराई तमिलनाडु। सूरीनाम, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो सूरीनाम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र 98.3%। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए 33%, 33%। अब प्रति हेक्टर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से 5 राज्य है। सिक्किम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये सब लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, ये 2019 का रिपोर्ट है।
अब है प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से न्यूनतम 5 राज्य न्यूनतम देख लीजिए। सबसे कम दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना। फिर शीर्ष 5 वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर से, ये पूछता है कि शीर्ष 5 वन क्षेत्र में वृद्धि वाले। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। सबसे ज़्यादा 1% कहाँ बढ़ा है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 2017 की अपेक्षा 19 में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। शीर्ष 5 वन क्षेत्र में हरांश वाले राज्य, जहाँ कमी हुई है 2017 के अपेक्षा 19 में कमी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले नंबर मणिपुर, ज़्यादा हुआ है कर्नाटक में, कम हुआ है मणिपुर में। पहले मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर नागालैंड। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले। अब ज़िला देख लीजिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से, अगर पेपर आप दे रहे हैं यूपी पीसीएस का या हाई कोर्ट आरओ का है तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 वनावरण वाले क्षेत्र में ज़िले में प्रथम नाम सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण है। फिर खीरी, लखीमपुर खीरी में, जहाँ आजकल हलचल है न्यूज़ मीडिया में, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे खीरी, लखीमपुर खीरी, तीसरा मिर्ज़ापुर। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और तीसरा मिर्ज़ापुर, यहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 वनावरण क्षेत्र है जिले। सबसे कम संत रविदास नगर, जिसको भदोही अब कहा जाता है, दूसरा मऊ, फिर तीसरा मैनपुरी। ठीक है, पहला भदोही, फिर मऊ, फिर मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 वनावरण परिषद वाले जिले। परिषद के बारे में बता दीजिए। ठीक है, परसेंट में कहाँ बढ़ोतरी हुई है। सोनभद्र देखिए उसमें भी आगे है और परिषद के मामले में भी आगे है। तो सोनभद्र पहले, फिर दूसरा नंबर चंदौली, फिर पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 वनावरण परिषद वाले जिले। अब न्यूनतम सबसे कम संत रविदास नगर उस समय भी था, इसमें भी है, मैनपुरी, फिर देवरिया। तो संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया। ये काम का नहीं है। 21.67 मैंने आपको बता दिया, वन क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाला अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों का पौधरोपण करते हैं। कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं, तो गोंड और कोरकू ये जनजाति हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवालों से, ध्यान रखिएगा। अलगी जिसको कहा जाता है, शैवाल, हरा काई। ठीक है, हरे काई को ही शैवाल कहते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित कहाँ से होता है, शैवालों से। कई बार पूछा एग्जाम में। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा तथा चंद्रताल में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र स्थापित है, तो गोवा में। मालदीव, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान में से किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो भूटान। इसको ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान में से किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। सोच लीजिए, वहाँ 70% एकदम वन बना ही रखना है, भूटान में। तो इसी के साथ दोस्तों जो है आज इतना ही रोकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का वीडियो जो 2-4 दिन मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, जब तक मैडम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, फिर जैव विविधता नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, फिर कल हमको टाइम मिलता है तो फिर इसको आगे हम लोग देखेंगे। कोई अगर वीडियो में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे।